मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सबसे पहली एंड आखिरी बार कौन से देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, सारे के सारे लोगों की तरफ से एक ही जवाब आएगा, यार ये तो जापान है। कौन से शहर में हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। लेकिन 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 कितने लोगों को पता है कि यार अमेरिका ने आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि यार किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया था क्या न्यूक्लियर अटैक करने की जरूरत आन पड़ी? अगर आपको ये चीज नहीं पता कि क्या हुआ था असल में इन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो आज की वीडियो आगे देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही चीज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायद, आप देख रहे हैं स्टोरी। चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहानी का शुरुआत होता है 1941 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी, स्पेन, दूसरी तरफ थे फ्रांस, नीदरलैंड एंड यूके, इन सारे कंट्रीज थे। लेकिन अब इनमें तो युद्ध चल रहा था, इनमें एक और कंट्री था जो एक एक छोटे छोटे जो देश थे उन पर कब्जा जमा रहा था अपना। वो देश का नाम था जापान। अब जापान ने क्या किया, ये सब काम करते करते छोटे देश पर कब्जा करते करते चाइना की एक बहुत बड़ी जगह पर कब्जा जमा लिया। अब उस टाइम पे जापान पर राज करते थे हिटलर का जमाना चल रहा था। अब हिटलर थे यूके एंड यूएस का सबसे बड़ा एनिमी, एंड अमेरिका का उस टाइम का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई था वो था चाइना। आज भले ही कुछ अनबन है दोनों कंट्रीज में, लेकिन हाँ उस टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब कुछ भी करने को तैयार थे दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा। अब जापान में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का रिसोर्सेस था ही नहीं, एकदम ना के बराबर था। 80% उस टाइम पे ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई करता था जापान को अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस देना बिल्कुल बंद कर दिया। वजह क्या था? वजह था ये कि जापान जिन जिन कंट्रियों पर अटैक कर रहा था एंड जिन जिन कंट्रियों को कब्जा कर रहा था, ज्यादातर कंट्री अमेरिका के अंडर थे। सबसे पहले तो चाइना, सबसे बड़े दोस्त था अमेरिका का, उस पर कब्जा हटाने को कहा कि हाँ सारे के सारे देश से अपना कब्जा हटा लो, फिर हम आपको ऑयल नेचुरल गैस जो चाहिए दे देंगे। अब हिटलर के पास थे दो ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि यार अमेरिका जैसा कह रहा है, जो कह रहा है ये करते जाओ ताकि ऑयल एंड नेचुरल गैस आना बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि यार काउंटर अटैक करो अमेरिका के ऊपर। जी हाँ, तो हिटलर तो वह हिटलर है, हिटलर ने पहला रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते को अपना लिया। यार काउंटर अटैक करेंगे, जो चीज उन्होंने बंद कर दिया वो सारे चीज हम वापस ले लेंगे। तो हिटलर ने क्या किया, एक बहुत ही सीक्रेट कमेटी बिठाई कि हाँ देखो भाई ये प्रॉब्लम्स है, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस बिल्कुल खत्म होने को आया, अब हमें जो भी करना है जैसे भी करना है जल्दी करना है ताकि ऑयल एंड नेचुरल गैस खत्म ना हो, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा सारा चीज बंद पड़ जाएगा। ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तो अंत में इस कमेटी ने यह तय किया कि यार फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन 3 कंट्रियों के पास रिसोर्सेस है जो इस कमी को पूरा कर सकता है, तो इन 3 कंट्री पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ये 3 कंट्री ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी थे। अगर इन 3 कंट्रियों पर हम अटैक करें तो ब्रिटिश अमेरिका हमारे खिलाफ और भी ज्यादा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फिलीपींस से थोड़े इधर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर बेस है जो अमेरिका का है। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा आर्म्स एमुनेशन है, तो जापान को यह बहुत अच्छे से पता था कि हम अगर फिलीपींस पर अपना कब्जा जमाने जाएंगे तो पर्ल हार्बर बेस से हमारी तरफ जोरदार अटैक होगा। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया ऐसे कि सबसे मुश्किल जो पार्ट है पर्ल हार्बर है ना, उसको ही सबसे पहले खत्म कर देंगे हम। उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया को तो हम ऐसे अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर हम पर्ल हार्बर बेस को एक बार गिरा दें तो भाई तो सारा चीज आसान है। तो जापान बहुत ही सीक्रेटली समुद्र के रास्ते में 2 बैटलशिप, 39 के आसपास सबमरीन एंड 30 के आसपास डिस्ट्रॉयर एंड 420 के आसपास बॉम्बर एयरक्राफ्ट एंड 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पर्ल हार्बर की तरफ बढ़े। करीब 4-5 हजार किलोमीटर कवर कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे 400 किलोमीटर दूर थे तब पर्ल हार्बर से सारे के सारे बैटलशिप, सबमरीन ये सब रुक गए एंड वहां से 420 एयरक्राफ्ट को एक ही साथ टेक ऑफ किया गया। सुबह 8 बजे के आसपास वो पर्ल हार्बर में 420 एयरक्राफ्ट में 3 डायरेक्शन में एक साथ हमला किया। पूरे के पूरे पर्ल हार्बर बेस को करीब 45 से 50 मिनट्स के अंदर तबाह कर दिए। एंड जो बचा कुचा जो था कि हाँ जो बच गया था उसको भी एक और टीम आकर बाद में पूरी की पूरी खत्म कर दिया। पूरे के पूरे पर्ल हार्बर बेस को, इतने बड़े एक बेस को
45 से 50 मिनट्स के अंदर पूरा खत्म कर दिया। देन पर्ल हार्बर बेस में इतना ही बड़ा अमेरिकन फौज था कि अगर उनको पता चलते तो जापान को इतना हिम्मत नहीं हुआ होता कि हाँ वो पर्ल हार्बर पर अटैक करेगी, क्योंकि देखो जापान तो अटैक करने आ रहा था, उनको पता था कि हाँ हमें आर्म्स एम्युनिशन बहुत ज्यादा चाहिए। वो करीब करीब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करीब 420 के आसपास बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेके गए थे एंड पर्ल हार्बर बेस पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट करीब 380 के आसपास थे। तो सोचो कितना भारी अटैक होता अगर अमेरिका को पहले पता चलता। बिल्कुल पता नहीं चलने दिया जापान ने, इसीलिए तो पर्ल हार्बर बेस को गिरा दिया एंड जापानी एयरफोर्स वापस चले गए। थोड़े ही टाइम बाद अमेरिका को यह बात पता चली एंड अमेरिका ने तुरंत ओपन वॉर घोषणा कर दिए। अब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान हो गया था, इतना आर्म्स एम्युनिशन इतना सारा चीजें खर्चा हो गया था, जीडीपी नीचे आ गया था एंड बहुत सारा कैजुअलिटीज भी हुआ था। तो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बहुत दूर था। लेकिन सीन यहां पर यह हुआ कि करीब 3.5-4 महीने तक अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। अमेरिका बिजी थे पर्ल हार्बर को रिपेयर करने में। करीब 3.5-4 महीने तक टाइम लगा उनको पर्ल हार्बर को फिर से एकदम नया चकाचक बनाने में। फिर एक दिन सुबह पर्ल हार्बर पर जैसे जापान ने अटैक किया था उससे कई गुना ज्यादा अटैक टोक्यो शहर पर हुआ जो अमेरिकन एयरफोर्स ने किया था। पूरे टोक्यो शहर को तबाह कर दिए, थोड़े थोड़े जगह बचे थे, बाकी पूरे टोक्यो शहर को बिल्कुल शमशान बना दिया अमेरिकन एयरफोर्स ने। अब जापान तो चुप बैठने वालों में से था नहीं, तो जापान ने भी वापस हमला किया। तो करीब 4 सालों तक इन दो कंट्रीज के बीच में वॉर चलता रहा। ना जापान हार मान रहा था, ना अमेरिका पीछे हट रहा था, क्योंकि देखो अमेरिका तो सुपर पावर थे पहले से, लेकिन जापान भी हारने को तैयार नहीं था। उस टाइम अमेरिका ने क्या किया, अपना लास्ट एक ट्राई किया कि हाँ जापान को पूरी तरीके से गिराने के लिए। बात है 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे की, जब जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट को देखा गया जिसका नाम था बोइंग B-39 सुपर फोर्ट्रेस, जिसके अंदर लिटिल बॉय नाम का एक मिसाइल था जिसका वजन करीब 4400 किलो के आसपास था। कुछ ही सेकंड में वो हिरोशिमा शहर के बिल्कुल बीचों बीच आके गिरी एंड जैसे गिरी सारे के सारे कंपोनेंट्स का रिएक्शन हुआ एंड रिएक्शन होते इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि पूरे शहर का मिट्टी कांप गया एंड एक आग का गोला ऊपर गया एंड जैसे ही वो हुआ जमीन का टेम्परेचर करीब 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसा कहा जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो सोचो 5000 डिग्री, पूरे के पूरे बिल्डिंग्स, पूरे के पूरे शहर को शमशान बना दिया उस एक न्यूक्लियर वेपन ने। अब जापान इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि ये उसका माइंड में नहीं था कि हाँ किसी देश न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा, ये उसका ध्यान में था ही नहीं, जो हो गया था। अब ऐसा चलता रहा। 3 दिन बाद जापान का एक और शहर जिसका नाम है नागासाकी, उस शहर में एक मार्क 3 नाम का मिसाइल फिर से एक बार गिराया गया जिसका वजन था करीब 4600 किलो के आसपास, जो पिछले मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर था। उसको गिराया गया जिससे पूरा नागासाकी शहर भी तबाह हो गया एंड ये हमला उससे भी ज्यादा जोर का हुआ था, क्योंकि बॉम्ब का जो वजन था वो ज्यादा था इसका, तो इसका अटैक और भी ज्यादा हुआ था नागासाकी पर। अब इसके बाद जापान के पास कुछ करने का था ही नहीं, क्योंकि जापान ये बहुत अच्छे से समझ चुका था कि यार अगर हमने इसके बाद कुछ भी आगे पीछे करने की कोशिश भी की तो जापान को पूरी तरीके से ये खत्म कर देगा अमेरिका। तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था, तो जापान ने क्या क्या सरेंडर कर दिया। तो इसके बाद ऑफिशियली इस वॉर का एंड हुआ एंड जापान ने जिन जिन देशों पर कब्जा कर लिया था वो देश को फिर से एक बार फ्री कर दिया, तो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो मिट गए। तो यही मेन कारण था कि हाँ अमेरिका ने क्यों जापान के ऊपर 2 बार न्यूक्लियर अटैक किया एंड ऐसा अटैक जिसने पूरे शहर को ही तबाह कर दिया, जिसने पूरे शहर का नक्शा बदल दिया, ऐसा एक अटैक किया था। तो बस यही था इंफॉर्मेशन। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई सजेशन है ये भी आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर से बजा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।